तमाम ऐसे लोग जो पाकिस्तानी आईएसआई से संबंध रखते हैं उनके संपर्क में रहा है। जिस तरीके से लाके इसको लैंड किया गया, प्लांट किया गया, इसके आने से पहले पूरा मैदान तैयार कर रखा था, सारी तैयारी हो रखी थी। इसके आते ही इसको भिंडरावाला 2.0 के नाम से या इसको उस तरीके से ग्रूम किया गया है। मैंने कहा था कि ये पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, भारत की बैरूनी सुरक्षा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बन सकती है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट होने के साथ साथ एक सेंसिटिव स्टेट भी है। हैंडलर्स तो इनके वाजे हैं कि भी अक्रॉस द बॉर्डर है, और ग्लोबली इनका जो रेजोनेशन है, जो बातों का एको है, वो अलग अलग जगहों से आता है। आईएसआई वालों को पता है कि ये कौम अगर जाग गई, ये अगर हिंदू सिख इकट्ठे हो गए, ये तुम्हारा पाकिस्तान तो बहुत छोटा है, ये तो वहीं तक ले लेंगे। और पहले किया तो हुआ है। आपने इतना बड़ा ऑपरेशन प्लान किया, 8 जिलों की पुलिस लगा ली और वो 78 लोग पकड़ लिए। कहते हैं वो बारात में दूल्हा तो आया नहीं, बाकी सारे बताओ, उसको तो पकड़ो तो जिसके लिए आपने सारी नफरी लगाई, उसको तो आप पकड़ नहीं पाए। भारत अगर अपने इतिहास से किसी एक दिन को हटाना चाहेगा, किसी एक साल को हटाना चाहेगा, तो वो साल 1984 का होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या, फिर सिखों का नरसंहार और भोपाल गैस त्रासदी। शुरुआत की तीनों घटनाएं एक दूसरे से लिंक थी और कहीं ना कहीं बताया गया कि इन सब के जड़ में खालिस्तानी मूवमेंट था। दुबई से आया हुआ एक नौजवान, जिसने शायद कभी गुरुद्वारे में मत्था टेका हो या ना टेका हो, किसी को नहीं पता, वो अचानक से सिख धर्म का उपदेशक बन जाता है, खुद को भारत का नागरिक नहीं बताता है और एक अलग देश की मांग कर देता है। उस युवक का नाम अमृतपाल सिंह है। कहाँ से उसके अंदर इतनी हिम्मत आई और अब जो उसके ऊपर एक्शन लिया गया है, क्या वो कठोर है? वो एक्शन किसने लिया है, किसके दबाव में लिया गया है? इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ रमनीत मान साहब हैं। सर, आपका शक तो सही निकला। एक युवक जो दुबई में रह रहा था, वो उस संगठन का सर्वे सर्वा बन जाता है, जो संगठन का सर्वे सर्वा लाल किले पर झंडा उतारने का प्रयास करता है, लाल किले को अपमानित करता है। ये सब अचानक से कैसे हो जाता है? सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद सबको। देखो, ये प्लांटेड है, इसके अंदर आप कोई दो राय मत रखना। क्योंकि अमृतपाल दुबई में जब था तो ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था, और मेरी जानकारी के अनुसार, बाकी जानकारी तो सबके पास होती ही है जो लोग इन चीज़ों से संबंध रखते हैं, पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर्स, पाकिस्तानी ट्रक ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्टर्स और तमाम ऐसे लोग जो पाकिस्तानी आईएसआई से संबंध रखते हैं उनके संपर्क में रहा है। एक शब्द प्रयोग किया जाता है, रिक्रूट। तो इसको रिक्रूट किया गया है, और ये मोल है। जिस तरीके से लाके इसको लैंड किया गया, प्लांट किया गया, इसके आने से पहले पूरा मैदान तैयार कर रखा था, सारी तैयारी हो रखी थी। इसके आते ही इसको भिंडरावाला 2.0 के नाम से या इसको उस तरीके से ग्रूम किया गया है, जो बाणा, जिसको हम वस्त्र कहते हैं, पंजाबी च बाणा कहते हैं, सिक्खी बाणा, सिक्खी स्वरूप चाया। ये लड़का कुछ समय पहले तक इसके दाढ़ी भी कटी हुई थी, बाल भी कटे हुए थे, बाणे चाया। बाणे चाण तो बाद इसको एक प्लेटफॉर्म मिला, और वो प्लेटफॉर्म तख्त श्री केसगढ़ साहब का प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ से इसने पहली बार अपनी स्पीच दी है। और वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर एक किसी को वो प्रिवी नहीं होते, हर एक किसी को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो एक तैयारी इसके आने से पहले ही हो रखी थी, एक अच्छा होमवर्क हो रखा था, इसको बढ़िया तरीके से ग्रूम कर रखा था। आज भी जो बातें बार बार आती हैं, इसका जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है, जो देशद्रोह की बात है, जो देश को तोड़ने की बात है, उसके ऊपर फोकस ना करके जो कॉजेज हैं पंजाब के अंदर डिस्टर्बेंस के, उनके ऊपर फोकस है। क्या कि ड्रग्स का मेनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, एजुकेशन की बात है, मिस गवर्नेंस की बात है, और जिस तरीके से एक स्टेट को निरंतर लूटा गया, एक बहुत लंबे समय तक बार बार लूटा गया। तो वो सब चीज़ों को आगे रखते हुए इसने एक डिमांड करी कि एक अलग सॉवरेन स्टेट जो है वो बनाई जाए, और ये मुखर होकर इसने खालिस्तान की बात करी। पहले विदेशों से बातें होती रहीं, बहुत लंबे समय के बाद ये एक व्यक्ति ऐसा सामने आया जिसने ये बात आके सामने से पंजाब में और भारत की धरती पे आके भारत को तोड़ने की बात करी। तो इसके पीछे का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है और इसकी जो ग्रूमिंग और ट्रेनिंग है, वो बड़ी आला दर्जे की थी। और
पाकिस्तान का एक K2 प्लान है, K1 बिंग कश्मीर, K2 बिंग खालिस्तान, और 370 के एब्रोगेशन के बाद एक ऐसी स्टेट में जहाँ पे इतना रैम्पेंट था, एक बहुत आम बात थी वहाँ पे वेपन्स का होना, वहाँ पे ऑटोमेटिक वेपन्स का होना या अटैक्स होना, आतंकी अटैक्स होना, वहाँ पे जब उनकी दुकान बंद होती नज़र आई तो अब कंसंट्रेशन पंजाब के ऊपर है, क्योंकि ऑप टोपैज के तहत पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी, और मैं समझता हूँ कि ये मोहरा कहीं ना कहीं उनके हाथ का है। सर, आपने भिंडरावाले का जिक्र किया, ये भिंडरावाले 2.0 के रूप में आपने इनका जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि भिंडरावाले को कांग्रेस ने अकालियों के काउंटर नैरेटिव के रूप में तैयार किया। संजय गांधी का उनके ऊपर खूब सारा हाथ था, खूब सारा सहयोग था। इंदिरा गांधी ने उनके साथ स्टेज भी शेयर किया, तब जाके वो उतनी बड़ी पर्सनैलिटी आप कह सकें कि एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उनके लोग पहुँचे। आपको लगता है कि अमृतपाल भी जो आज की तत्कालीन सरकार है या पुरानी सरकारों के साथ या उसके जो लोग हैं, आका हैं, वो टच में थे, इस वजह से वो उतना स्ट्रांग हो पाया कि जो पंजाब पुलिस, जो पंजाब के सिपाही किसी भी समस्या से लड़ने को तैयार हैं, उन्होंने बहुत बुरा समय देखा है पंजाब के अंदर, वहाँ वो एक थाने के घेराव में असफल, मतलब थाने को बचाने में असफल हो जाते हैं। देखो, दो तीन बातें आप वाज़ेह तौर पे समझिए। पहली बात यह है कि ये वही पंजाब पुलिस है, अभी तो आपने अजनाला इंसिडेंट की बात करी है, कि जब वहाँ पे पुलिस रिसीविंग एंड पे थी, जब पुलिस के ऊपर लाठी, डंडे, करपाने, तलवारें चलाई गई। थोड़ा सा पीछे जाइए, जब प्रो खालिस्तान रैलीज निकली पंजाब के अंदर, वो इजाज़त किसने दी? पंजाब के गृह मंत्री कौन है? भगवंत सिंह मान। वो पुलिस की डिप्लॉयमेंट उन रैलीज के अंदर किसने दी? भगवंत सिंह मान ने। अच्छा, तो कुलतार सिंह सिद्धवा जो आपके असेंबली के स्पीकर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है, बाईपार्टीसन नहीं होना चाहिए, वो जब कनाडा जाते हैं तो वो चित परिचित, जाने पहचाने, माने हुए खालिस्तानी जो हैं, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। इससे पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल एक जाने माने खालिस्तानी एलिमेंट के वर्कर के घर पे सोए, उसके घर पे रुके। तो ये रिश्ता पुराना है, नया रिश्ता नहीं है। और अगर आपको ध्यान हो तो गुरपतवंत पन्नू ने कहा था कि हमने आम आदमी पार्टी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है, हमने उनको वोट्स भी डलवाए हैं। तो मैंने इस बात को बार बार हाईलाइट किया। और अगर आपको ध्यान हो तो मार्च 2022 पिछले साल पंजाब इलेक्शंस के आसपास मैंने कहा था कि ये पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, भारत की बैरूनी सुरक्षा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बन सकती है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट होने के साथ साथ एक सेंसिटिव स्टेट भी है। बॉर्डर स्टेट्स तो राजस्थान भी है, गुजरात भी है, इस तरफ आएंगे आप तो उत्तराखंड भी, बट पंजाब इज अ सेंसिटिव स्टेट। इनका वहाँ पे आना, इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर दी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हो, उनके लिए। और वो चीज़ कहीं ना कहीं सच साबित होती नज़र आ रही है। अब आपने कहा कि इनके आकाओं का, तो इनके आका तो मैंने आपसे, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पहले भी ये बात कही है कि ये कठपुतलियाँ हैं, इनकी डोर जो है ना वो एक ही हाथ में है, ऊपर से ऑपरेट करने वाले एक ही हाथ हैं। चाहे वो आप जो सियासी तबका है वो कह लीजिए, जो अभी रूलिंग डिस्पेंसेशन है पंजाब की, या ये जितने एलिमेंट्स प्रॉप अप हो रहे हैं, इनका एक आइडियोलॉजिकल बेस जो है, जो इनको एक सपोर्ट फाइनेंशियल कह लो और किस्म का कह लो, एक ही जगह से आता है। अब आपका अगला सवाल था कि अमृतपाल सिंह को हैंडल कौन कर रहा है? तो हैंडलर्स तो इनके वाजे है कि भी अक्रॉस द बॉर्डर है, और ग्लोबली इनका जो रेजोनेशन है, जो बातों का एको है, वो अलग अलग जगहों से आता है। तो आप देखिए कैसे एक इंसिडेंट धीरे धीरे प्रॉप अप होता है किसानी आंदोलन के बाद, और ये एक टाइमिंग ऐसी सेट होती है जिस वक्त एक माकूल इन्वायरमेंट होता है, जब इलेक्शंस के अंदर आम आदमी पार्टी जीतती है, उससे पहले कोई एलिमेंट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है खालिस्तान की। इनके पावर में आते ही नॉर्मलाइजेशन होती है खालिस्तान के, क्योंकि ये डिस्कशंस भी नहीं होती थी। मैं तो जानता हूँ इस बात को, देयर वाज नो डिस्कशन अबाउट खालिस्तान, कभी भी नहीं थी। तो इनके आने के बाद ये नॉर्मलाइजेशन हुई, रैलीज निकलनी शुरू हुई, ये लोग आए, इनके लिए एक स्टेज सेट करके तैयार करके दिया गया। सर, सिख होमलैंड की बात 1930 से शुरू हुई,
जब लाहौर में मुस्लिम लीग ने अधिवेशन करके अलग राज्य मांगा, अलग देश मांगा, तो भी ये चीज़ शुरू हुई। फिर हमने देखा कि बीच में अलग राज्य मिल गया, बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे। एक बार अकालियों ने भी जो है वो एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसको इंदिरा गांधी ने साफ साफ नकार दिया 70s में। अब जब अमृतपाल बात करते हैं तो लगता है कि उन्हीं सब चीज़ों को, फाइलों को साफ सूफ किया है और दोबारा से बस वही बात बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ, प्रभात ऐसा है, मैंने आपसे पहले कहा था ये आने से पहले अच्छा वेल रिहर्स्ड पूरा होमवर्क किया हुआ है। और आप आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन की बात कर रहे हो, तो आप पहले सिख होमलैंड, मुस्लिम होमलैंड से पहले एक चीज़ को ध्यान करना कि पहली पातशाही गुरु नानक साहब ने वचन किए थे। उन्होंने कहा था खुरसान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। पहली पातशाही जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो कौन से हिंदुस्तान की बात होती है, किस हिंदुस्तान की कल्पना की बात होती है। और जब दसम पिता गुरु गोविंद साहब सच्चे पातशाह वचन करते हैं 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के विषय में, तो वो कहते हैं हिंद की चादर। तो हिंद, कौन से हिंद की बात हो रही है, ये इसी हिंदुस्तान की, इसी भारत की बात हो रही है। तो आप ये कंपेयर मत करो कि मुस्लिम होमलैंड और ये सिख होमलैंड, ये सब सियासी बातें हैं भाई। जब आप गुरुओं की बात करोगे, या आप जब पंथ के झरोके से, आप अगर सिक्खी के झरोके से देखोगे, अगर आप उस विजन में से देखोगे, तो ये तो बात ही नहीं कोई निकलती। और मैंने तो कल परसों मैंने एक वो ट्वीट किया था पब्लिश, और वो काफी लोगों ने सराहा है कि ये बातें शोभती नहीं है। एक ही माँ के दो बेटे, एक सिख और एक हिंदू। जो सिख बने वो अगर 7वीं 8वीं पीढ़ी आके हिंदू भाई के पीढ़ी को ये बोले कि जी हमने तुम्हारी दादी परदादी को बचाया, तो भाई वो तुम्हारी भी दादी परदादी थी, तो नस्ल तो एक ही है ना। तो ये जो डिविजन्स की बात होती है, ये डिविजन्स की बात कतई सही नहीं है। और जितने शहीद हुए, और ये बार बार बात जो चेस्ट थम्पिंग के साथ बोली जाती है कि जी इसमें अधिकांश सिख थे और जो फांसी चढ़ी, भाई वो सारे भारतीय थे ना। आप पहले तो देखो ना, जो मूवमेंट चला इंडिपेंडेंस का, उसके अंदर शामिल होने वाले सब भारतीय थे, उसके अंदर शहीद होने वाले सब भारतीय थे, और जो कैद हुए वो सब भारतीय ही तो थे। और क्या भगत सिंह ने या सुखदेव ने, राजगुरु ने, या तमाम वो लोग जिन्होंने शहादत दी, मैं नाम अशफाक उल्लाह खान का भी लेता हूँ, उन्होंने क्या एक डिवाइडेड भारत के लिए जंग लड़ी थी? क्या उन्होंने, देखिए लॉर्ड रैडक्लिफ एक हफ्ता पहले आते हैं, एक लाइन खींच के चले जाते हैं, और वो लाइन हमारे लिए ऐसी हो जाती है आज जैसे देश के ऊपर बंटवारा हो गया। और हम उस कौम के हैं, हमने पहले तो आक्रांताओं को झेला, फिर पार्टीशन का संताप हटाया, फिर हमने 84 का संताप हटाया। अब ये जो है प्रॉप किए हुए पपेट्स कहीं से आके खड़े हो जाएंगे, और ये फिर एक ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए क्या है कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में जो मंदिरों को डीफेस किया जा रहा है, या मंदिरों की जो बेदबी की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि यहाँ से एक कोई हॉट हेडेड हिंदू किसी सिख को मार दे या उसके ऊपर हमला कर दे और यहाँ का एक माहौल बिगड़ जाए। वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से, पर टॉलरेंस हमारे समाज के अंदर इतनी है कि हम समझते हैं कि इनका खेल क्या है, हम समझते हैं कि ये डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए शांति यहाँ पे है क्योंकि हम एक ही हैं और अधिकांश लोगों का इनको समर्थन नहीं है। डिविजन्स इसलिए क्रिएट नहीं हो सकते। और ये जो बात बार बार करते हैं सिख होमलैंड की, जब सारा भारत ही मेरा भाई, जब पहली पातशाही गुरु नानक साहब ने कह दिया कि हिंदुस्तान की कल्पना हो गई तो हिंदुस्तान तो सारा ही अपना है। तो अब कहना है तो केरला भी अपना ही है, तमिलनाडु भी अपना, अंडमान अपना, लक्षद्वीप अपना है। आपको ये इतना सब बिद्दी साचा, और बताओ पाकिस्तान के अंदर पंजाब नहीं है क्या? पंजाब के अंदर, पाकिस्तानी पंजाब के अंदर क्या गुरु शू प्राप्त, चरण शू प्राप्त धरती नहीं है? वहां पे गुरुद्वारे नहीं है, वो पंजाब नहीं है। अच्छा, महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज, बार बार खालसा राज की बात करता है अमृतपाल। हाँ, तो आप सारी बात करो ना, बोलो। आप यहाँ की बात करते हो, वहां की बात करो। आप कहते हो जी बंदी सिखों की बात करते हो, जो वहां से भगा दी उनकी बात क्यों नहीं करते अफगानिस्तान वालों की, कि हम वहां पे जाके उनको रिस्टैब्लिश करेंगे? और जो ननकाना साहब की हेड ग्रंथी की बेटी के साथ उन्होंने किया है, आप क्यों नहीं उसके लिए आवाज उठाते? आप एक शब्द तो बोलो पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको पता है कि जमहूरियत, सही डेमोक्रेसी सिर्फ भारत में है। ये बातें करके यहाँ पे छलने का अधिकार सिर्फ आपको भारत ही दे सकता है। और अजनाना इंसिडेंट जो है उस पर बुजदिली का एक मुजाहिरा है, डिस्प्ले है, वो करेज नहीं है।
आप महाराज साहब की पालकी आगे लगा के गुरु साहब की आड़ में पीछे पीछे छुप के आप एक चूहे की तरह घुसते हो और उसके बाद वहां पे आप जाके बोलते हो कि ले आओ जी महाराज का प्रकाश करो। तू कौन होता है भाई? महाराज का प्रकाश करो मतलब लिविंग गुरु है भाई, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी। थाने में प्रकाश करोगे गुरु साहब का? कोई छोटा बच्चा थोड़ा ना उंगली पकड़ के लेके आ रहे हो तुम, गुरु साहब है भाई, मर्यादा है कोई। तो पहला बुजदिली का मुजाहरा वहां पे, दूसरा बुजदिली का मुजाहरा आप निकल देख लिया, भाग गया। कहता सिख कौम जिहड़ी है हुण सिर मंगदी है। दो फिर सिर, कौन रोक रहा है तुम्हारे को? भागे क्यों? दो गिरफ्तारी। जे तू प्रेम खेलन का चाहो, शीस तर तली गली मेरी आओ, इस मार्ग पैर तरीजे, शीस दीजे कान ना कीजे। क्यों भागा? दे, अपना नहीं देना, दूसरों का लेना। ये कोई बातें थोड़ी ना है। जी प्रभात। आपकी बात में बस मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि जब महाराजा रणजीत सिंह अफगानिस्तान के बादशाह को हराते हैं और जब शर्तें मनवाते हैं तो सबसे पहली शर्त यही होती है कि सोमनाथ मंदिर का गेट चाहिए, जो गेट गौरी के। वो तो 17 साल की उम्र में ले आए थे। वो तो बाद में उसे कोहिनूर भी लिया, उसको कैद करके भी रखा अपने पास। वो तो कैद करके रखा अफगानिस्तान का। और ये डूएबल है और इनको पता है, आईएसआई वालों को पता है कि ये कौम अगर जाग गई, ये अगर हिंदू सिख इकट्ठे हो गए, ये तुम्हारा पाकिस्तान तो बहुत छोटा है, ये तो वहीं तक ले लेंगे। और पहले किया तो हुआ है। और उसके लिए तो कोई बहुत, देखो अभी तो पूरी भारत की फौज है ना जी हमारे पास, अभी तो पूरी भारत की फौज है ना। तब कोई 600 रियासतें होती थी, उन रियासतों में से एक पंजाब था। पंजाब रियासत में 12 मिसलें होती थी, उन 12 मिसलों में से एक मिसल थी शुकर चकिया मिसल। शुकर चकिया मिसल का एक जर्नैल था हरी सिंह नलवा। हरी सिंह नलवा अकेला तो जाके फतेह कराया था। हाँ, आज भी अफगानिस्तान में वो पश्तो में बोलते हैं चुपक्षा, हरी सिंह नलवा रगाले, कि वो आ गया चुप कर जा। आज तक इतना बहकाते हैं, डूएबल है जी वो तो, ये कोई बात ही नहीं है। उनको पता है कि डिवाइड करके ही वो जीवित रह सकते हैं। अगर इकट्ठे हो गए तो ये सबसे पहले हमारे को आगे टेक ओवर करेंगे। ये बात। सर एक और चीज़ मुझे बार बार पूछनी है और मुझे लगता है कि आप इसका जवाब देंगे। हमने इस देश में कुछ पैटर्न देखे हैं। जब कोई विदेशी मेहमान आते हैं तो हम देख रहे हैं कि चाहे आप CNRC की आड़ में जो देश जलाने की साजिश हुई, किसान आंदोलन में जो उग्रता हुई, और अब G20 जिसकी मेज़बानी पहली बार भारत कर रहा है, उसके प्रतिनिधि भारत में हैं और 17 तारीख को G20 की एक बैठक अमृतसर पंजाब में भी होनी थी। ये क्या किसी पैटर्न के तहत हो रहा है कि जब विदेशी लोग भारत में हो, भारत को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करो और केंद्र सरकार के ऊपर खूब सारे सवाल खड़े करो? देखिए क्या है कि ये टाइमिंग्स आप चिट्टी सिंहपुरा से गिन लो। बिल क्लिंटन भारत आए थे, तत्कालीन राष्ट्रपति थे, तब चिट्टी सिंहपुरा हुआ, वहाँ पे सिखों का नरसंहार हुआ। और वो कश्मीर का मामला जो है और वो जो नरसंहार है सिखों का, वो एक ग्लोबल न्यूज़ बना। दूसरा आप बात कर लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की, जिस वक्त शाहीन बाग का पीसफुल चल रहा था, अचानक से उग्र हो जाता है। अब 26 जनवरी जिस वक्त दुनिया देख रही होती है, परेड होती है, सबको पता होता है, उस वक्त इन्होंने फिर किया। अब G20 को लेके अब जब दुनिया की नज़रें भारत पे हैं तो कहीं ना कहीं देखो, मैंने आपसे कहा था कि ये दे आर इन कुहूट्स, आपस में इनकी मिली भगत है। ये टाइमिंग भी इस तरीके की चूज़ की है इन्होंने कि जिस वक्त दुनिया की नज़र भारत पे, दुनिया के प्रतिनिधि भारत में हैं, और वो तमाम जो लोग अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए अमृतसर में आए हैं, डिस्कशंस के लिए आए हैं, ये सिर्फ पंजाब का टेलीकॉम जो है वो बंद नहीं हुआ, जो लोग वहाँ से आए उनके भी फ़ोन बंद हुए, उनके भी इंटरनेट बंद हुए। एक पैनिक की स्थिति। आप जाइए ना, रेड कीजिए, आपको पता नहीं है कि कहाँ पे। आपने इतना बड़ा ऑपरेशन प्लान किया, 8 जिलों की पुलिस लगा ली और वो 78 लोग पकड़ लिए। कहते हैं बारात में दूल्हा तो आया नहीं, बाकी सारे बताओ। उसको तो पकड़ो तो जिसके लिए आपने सारी नफरी लगाई, उसको तो आप पकड़ नहीं पाए। और आप 78 लोगों को पकड़ के आप कह रहे हैं कि जी हमने बड़ा एक्शन किया। क्या एक्शन किया? जिसको पकड़ने के तो वो तो तुमसे पकड़ा नहीं गया, 8 जिलों की पुलिस। यू फेल्ड। तो ये इसको बेचने की कोशिश जैसे मर्जी करेंगे। सच्चाई ये है कि ये जो करने के लिए निकले थे वो ये करके नहीं आए। दे कुडंट डू इट। इन द बार्गेन क्या किया इन्होंने? अमृतपाल एक
आप कह लीजिए लिमिटेड लोगों तक पता था, अब इन्होंने ये तमाशा करके, ये जो रोड रनर और ये जो कैट एंड माउस रेस होती है, ये इन्होंने टॉम एंड जेरी बना के जो है ना, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर उसको एक फिगर बना दिया कि जी वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, एंड दिस विल बिकम पार्ट ऑफ द डिस्कशन एंड डिस्कोर्स। तो ये ग्लोबलाइज करने का, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाने का भी एक अटेम्प्ट है इनका। तो दिस इज, मतलब ये बहुत गलत है। हाँ, आपने एक अटेम्प्ट किया, आपका फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए था, आपने केंद्र सरकार से मदद मांगी, केंद्र सरकार ने आपको CAPF दी, आपको उसका बेहतर यूटिलाइजेशन करना चाहिए था, एंड यू शुड हैव कॉट द मैन। ऑपरेशन कब कामयाब होता है, जो आपका एंड टारगेट है वो आप अचीव कर लें। ये थोड़ा ना कि आप 78 लोगों को बढ़ गया इस जगह हमने बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चला दिया, जो एक चाहिए था वो तो नहीं आया ना आपके नेट में। मान साहब, दो इम्पोर्टेंट सवाल, समय आपके पास कम है, शॉर्ट में मैं आंसर चाहूँगा इसके। पहली चीज़, आपने बार बार ISI का जिक्र किया, आज पाकिस्तान के हालात कैसे हैं वो हम जान रहे हैं। क्या पाकिस्तानी आवाम जो है उनका मन हटाने के लिए, उनकी भुखमरी हटाने के लिए ये चीज़ को अभी प्लांट किया गया? ऐसा नहीं है, देखिए क्या है कि भूखमरी को छोड़ो, उनकी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बहुत हैं अभी सियासी तौर पे, और जहाँ तक ISI या पाकिस्तान आर्मी का सवाल है, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है, पाकिस्तानी आवाम कहाँ खड़ी कहाँ नहीं खड़ी, उनको कोई फ़र्क नहीं, कतई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। उनका एजेंडा है, दे विल वर्क एज पर देयर एजेंडा। जब आप देश के बजट का एक भारी हिस्सा ले रहे हो तो आप उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? ये उनकी जस्टिफिकेशन है सिर्फ, कि जो वो लेके खा रहे हैं, कौन जी रहा है कौन मर रहा है उनसे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज़, कई मीडिया रिपोर्ट्स ने ये कह दिया कि वो गिरफ्तार हो चुका है, और उसके बाद अचानक से कहते हैं कि नहीं भाई फरार हो गया। क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है इसमें? मिस रिपोर्टिंग हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, यू नेवर नो। बट ये देखो, ये सारी चीज़ें भविष्य की घर में, अभी आज कैसे इसके ऊपर टिप्पणी की जा सकती है। पंजाब पुलिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पुलिस फोर्स, और पंजाब पुलिस को अगर सही और क्लियर पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस हों, जैसे फौज है वैसे पुलिस है। फौज केंद्र सरकार की निर्देशों के ऊपर पॉलिटिकल विल को इम्प्लीमेंट करती है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, और पुलिस पॉलिटिकल विल जो स्टेट लीडरशिप है, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उनकी पॉलिटिकल विल को इम्प्लीमेंट करती है। अगर उसके अंदर कहीं लैक ऑफ पॉलिटिकल विल थी या उसके अंदर कोई पॉलिटिकल कनाइवियंस थी, वो समय आने में पता लग जाएगा, चीज़ें सामने आ जाएंगी, जाहिर हो जाएगा, छुपेगा कुछ नहीं इसमें। एक और चीज़ सर, क्रेडिट की होड़ मच जाती है तुरंत ही दिल्ली या पंजाब में कुछ होता है कि किसने किया किसने किया। आपको क्या लगता है कि एक्शंस कैसे लिए गए होंगे? क्रेडिट की होड़ का सवाल ये है कि अभी हुआ क्या है, जिस बात का क्रेडिट लें आप। और जब क्रेडिट लेने की बात आएगी तो जब आपको फुल पेज एड्स दिखने शुरू हो जाएंगे अखबारों में या टीवी चैनलों के ऊपर, जब प्राइम टाइम पे आपको इश्तेहार दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा क्रेडिट कौन चोरी करने का प्रयास कर रहा है।